हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 जो कि है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स। तो एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स है ऊर्जा संरक्षण, और बिल्डिंग कोड्स मतलब उसके जो बिल्डिंग्स को रिलेटेड कोड दिए जाते हैं उनको हम बिल्डिंग कोड्स कहते हैं। तो इसको शॉर्ट में ईसीबीसी भी बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स है क्या है? तो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, that is ECBC, was launched by the Ministry of Power, Government of India in May 2007। तो जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स है, ये भारत सरकार के द्वारा जो ऊर्जा मंत्रालय है उसके द्वारा 2007 में, मई 2007 में इसका लॉन्चिंग की गई थी एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड प्रोमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग सेक्टर्स। तो इसका जो पहला स्टेप था, पहला पायदान था इसको प्रमोट करने का, इसको बढ़ाने का, इसे लागू करने का, वो ये था कि हम अपनी जो बिल्डिंग सेक्टर्स हैं, जो बिल्डिंग सेक्टर्स के अंदर चीजें आती हैं, जैसे होटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, मॉल्स हो गए, हाउसेस हो गए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो गई, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हो गई, उन सबको एक एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए बिल्डिंग कोड्स का गठन किया गया। ओके, the Ministry of Power, Government of India is implementing ECBC, that is Energy Conservation Building Codes, in the state of India in consultation with Bureau of Energy Efficiency, that is BEE, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो ये जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स हैं, ये भारत सरकार किसके अंदर, किससे कंसल्ट करके लागू कर रही है? ये BEE के द्वारा उससे कंसर्न करके, मतलब उससे जानकारी हासिल करके, उससे सलाह मशवरा करके इन कोड्स को लागू कर रही है। और लागू मतलब इसमें क्या है कि 2007 में पहली बार लागू हुए थे और उसमें धीरे धीरे अमेंडमेंट्स और सुधार होते जा रहे हैं। तो ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स का स्टार्टिंग है। अब 2017 में भी इसमें कुछ नए बदलाव किए गए थे, वो भी हम पढ़ेंगे इसमें भी आगे। इसके अंतर्गत क्या था कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को बनाने के लिए जो भारत सरकार ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि भारत सरकार के अधीन है, उससे सहायता ली और उसको लॉन्च किया। द ECBC वाज developed under the guidance of BEE with significant input from the various other stakeholders such as practicing architects, consultants, educational institute and other government organizations। तो इसके अंतर्गत क्या किया कि जो जो विभिन्न संस्थाएं हैं, जिनमें कि हो गया हमारा कंसल्टेंसी हो गया, जो बिल्डिंग्स को डिजाइन करती हैं, और आर्किटेक्चर जो किसी चीज का डिजाइनिंग देते हैं किसी बिल्डिंग को। आर्किटेक्चर एक तरीके का कोर्स होता है जिसमें वो डिजाइनिंग करते हैं किसी भी बिल्डिंग या किसी भी बिग कॉमर्शियल फर्म की। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, जैसे कि हमारे IIT, NIIT और डिफरेंट बिग स्टेट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट्स, उनकी मदद लेकर, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, विभिन्न टाइप की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि तुम्हारा हो गया बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, AKTU है, जो सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न संस्थाएं हैं, उनको उनकी सहायता लेकर इस कोड को निर्धारित किया गया। द पर्पस ऑफ ECBC इज टू प्रोवाइड मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एफिशिएंट डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड देयर सिस्टम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन कंफर्ट ऑफ द ऑक्यूपेंट्स। तो इसका जो पर्पस था ECBC कोड लॉन्च करने का, वो था कि किसी की जो जरूरतें हैं उनको बिना नुकसान पहुंचाए हुए, बिना हानि पहुंचाए हुए, एक ऐसा कंफर्टेबल सिस्टम बनाया जाए जिससे कि एनर्जी भी सेव हो और एक अच्छा रिजल्ट निकले, जो कि सबके लिए फ्रूटफुल हो, जो सबके लिए फायदेमंद हो, लाभदायक हो। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था ECBC का। ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हम लोगों का एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स एंड इट्स सैलिएंट फीचर्स। तो ऊर्जा संरक्षण जो कि बिल्डिंग कोड है, उसमें कुछ उसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो उसमें क्या है, जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड वाज डेवलप्ड टू सेट
minimum energy efficiency standards for designing and construction of commercial and residential buildings। तो जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है ये डेवलप क्यों हुआ है? टू मिनिमाइज, टू कम करने के लिए किसको? एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स फॉर डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमर्शियल रेजिडेंस बिल्डिंग्स। तो जो कॉमर्शियल, जो औद्योगिक जो बिल्डिंग्स हैं, भवन हैं या आवासीय भवन हैं, उनकी बिल्डिंग, उनका जो निर्माण है उसमें न्यूनतम ऊर्जा दक्षता के मानकों को देखने के लिए ये कोड लागू किए गए हैं। आगे क्या है इसमें? टू एनकरेज एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन और retrofit of buildings so that it does not constrain the building function, comfort, health और the productivity of occupants। तो इसका जो मुख्य जो पॉइंट है वो ध्यान में ये रखा गया है कि जो बिल्डिंग डिजाइन की जाए उसमें कुशल डिजाइनिंग हो या भवन का रेट्रोफिट हो को प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए इसमें क्या किया गया, भवन को जो भवन के जो कार्य हैं और उनको आरामदायक बनाया जाए, स्वस्थ रहें या उपयोगिता के अनुसार कोई भी जो इसमें जो बाधित, मतलब किसी भी तरीके से इसमें कोई भी दिक्कत ना आए, तो कंफर्ट को बिना नुकसान पहुंचाए हुए इस तरीके के बिल्डिंग्स और तुम्हारा कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई जाएं, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल बिल्डिंग, जिससे कि लोगों को परेशानियां ना झेलनी पड़े। तो ये हमारा ये इसका कुछ उद्देश्य है और उसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। द ECBC प्रोवाइड्स डिजाइन नॉर्म्स फॉर, तो ECBC डिजाइन नॉर्म्स किस तरीके के देता है, किस किस चीजों के लिए देता है? बिल्डिंग एनवलप, तो बिल्डिंग का जो लिफाफा बनाना है, बिल्डिंग का जो ढांचा बनाना है, उसके लिए एक नॉर्म्स प्रोवाइड करता है, एक गाइडेंस देता है। इंक्लूडिंग थर्मल परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर वॉल्स, रूफ्स एंड विंडोज, जो खिड़कियां हैं, रूफ्स हैं, मतलब छत हैं और दीवारें हैं, उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि जिससे कि जो थर्मल परफॉर्मेंस है वो बिल्डिंग की अच्छी हो। थर्मल परफॉर्मेंस से मतलब ये है, अगर हम अपनी इसको सरल भाषा में समझें, तो जो गर्मी दीवालों से, जैसे धूप अगर दीवालों पे पड़े तो गर्मी कम लगे, छत पे पड़े तो छत से जो नीचे कमरे हैं या हॉल्स हैं उनमें गर्मी कम लगे उसमें, और या विंडोज से जो धूप के द्वारा जो आने वाली हीट है उससे गर्मी कम लगे। तो इस तरीके की बिल्डिंग हम लोगों को डिजाइन करनी है, ये इसमें एक प्रावधान है जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी बिल्डिंग्स को डिजाइन कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका है इसमें नॉर्म्स के अंदर, जो दूसरा तरीका नॉर्म्स के अंदर है वो है लाइटिंग सिस्टम। तो लाइटिंग सिस्टम बेसिकली हम पहले भी पढ़ चुके हैं आगे के चैप्टर में। लाइटिंग सिस्टम भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एनर्जी को एफिशिएंट वे में यूज करने के लिए, मतलब एनर्जी का कंजर्वेशन करने के लिए एक लाइटिंग सिस्टम भी अपना रोल प्ले करता है। तो इंक्लूडिंग डे लाइटिंग, जो दिन की लाइट है उसको ध्यान में रखते हुए लैम्प्स एंड लुमिनरीज परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। तो जो उसकी किसी भी बिल्डिंग को अगर हम लोग डिजाइन कर रहे हैं तो उसका डे लाइटिंग को ध्यान में रखते हुए उसको डिजाइन करें, कि इस तरीके से डिजाइनिंग करें कि जो उसमें दिन में जो रोशनी हो, सूर्य की रोशनी हो, वो बिल्डिंग को अच्छी तरीके से मिल सके और उस समय हमें लैंप्स का यूज कम करना पड़े। तो लैंप का यूज अगर हम दिन में कम करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी एनर्जी सेव होगी और हमारा जो बिल्डिंग है एनर्जी एफिशिएंट बनेगी। ओके, अब थर्ड पॉइंट है HVAC, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम का हम लोग डिजाइन करेंगे। HVAC की फुल फॉर्म याद कर लेना, MCQ के लिए आ सकती है। इंक्लूडिंग एनर्जी परफॉर्मेंस ऑफ चिलर्स एंड एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। तो जो HVAC सिस्टम हम लोगों को डिजाइन करना है वो इस तरीके से डिजाइन हो जिससे कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी अच्छी हो सके। तो ये नॉर्म्स ECBC कोड के द्वारा दिए गए किसी भी बिल्डिंग या कॉमर्शियल पार्ट को डिजाइन करने के लिए। द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जो विद्युत प्रणाली है उसको भी ध्यान में रखा गया। तो विद्युत प्रणाली कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिससे कि जो हमारी एनर्जी है वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो सके। अगला है वाटर हीटिंग एंड पंपिंग सिस्टम्स इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट्स
फॉर सोलर हॉट वाटर सिस्टम्स। तो जो वाटर हीटिंग है वो उस तरीके से की जाए और पंपिंग ऑफ सिस्टम इस तरीके से लगाए जाएं कि जो जिससे कि जो सोलर हॉट वाटर सिस्टम है उसका यूटिलाइजेशन हो सके। तो सोलर अगर हम सोलर का यूज करेंगे तो उससे हमारी जो एनर्जी है वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमें रिन्यूएबल सोर्सेज से मिल जाएगी, जिससे कि हमारा जो है बिल्डिंग्स का जो एफिशिएंसी है वो अच्छी होगी। तो ये तरीका है। तो ये कुछ नॉर्म्स हैं जो दिए गए ईसीबीसी कोड के अंतर्गत। द कोड प्रोवाइड्स 3 ऑप्शंस फॉर कंप्लेंट्स। तो तो जो कंप्लेनिंग के 3 कोड दिए गए एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स के अंतर्गत वो कुछ इस प्रकार हैं। तो उसमें पहला कोड है कंप्लेन्स विद द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच सबसेट एंड सिस्टम, सबसिस्टम एंड सिस्टम। तो जो कंप्लेन का जो परफॉर्मेंस का जो किसी भी जैसे बिल्डिंग है या कोई भी एक रेजिडेंशियल फर्म है उसमें इस तरीके से सिस्टम डिजाइन किया गया है कंप्लेन का कि पहले हम सब सिस्टम में, पहले मतलब छोटे हिस्से पर कंप्लेन करेंगे किसी भी सिस्टम के रिगार्डिंग, फिर हम उसका पूरा मेन सिस्टम के पास कंप्लेन ले जाएंगे। तो अगर जैसे परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है जो हमारी पूरी नहीं हो रही है तो उसकी कंप्लेन हम इस तरीके से करेंगे। तो पहले हम छोटे स्तर पर उसकी कंप्लेन करेंगे, सबसेट सब सिस्टम पर, फिर सिस्टम के पास ले जाएंगे। सिस्टम मतलब जो मेन मेन बॉडी है किसी भी जगह कंप्लेन करने की। ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें कंप्लेन्स विद द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट ऑफ ईच सिस्टम। हर सिस्टम के लिए अलग अलग कंप्लेन करने का परफॉर्मेंस, मतलब इस तरीके से हम लोग कंप्लेन करें कि हर सिस्टम, जैसे कोई भी सिस्टम डिजाइन किया गया है उसके लिए अलग अलग कंप्लेनिंग के पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं, बट विद ट्रेड ऑफ्स बिटवीन द सब सिस्टम्स। तो इनके ट्रेड ऑफ्स मतलब क्या है कि जो भी बिल्डिंग हम लोग कर रहे हैं उनके बीच में जो सबसेट है, सब सिस्टम है या सबसेट बोलें, तो उनके बीच में एक जो अनुपालन है वो निर्धारित रहना चाहिए। द बिल्डिंग लेवल परफॉर्मेंस कंप्लेन्स। तो बिल्डिंग लेवल के जो भवन के स्तरीय प्रदर्शन है उनको अनुकूल बनाने के लिए हम लोग उसमें कंप्लेन्स करते हैं। ठीक है। तो 3 तरीके के प्रावधान है कंप्लेन करने के इस कोर्स के अंतर्गत। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट ECBC, that is Energy Conservation Building Codes across the country of in India। तो भारत के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए, इट हैज बीन डिसाइडेड to group the country into 5 climate zones as per the weather conditions। तो मौसम के हिसाब से हमारे भारत के अंतर्गत हमारे भारत को 5 जोन्स में बांट दिया गया, 5 क्लाइमेटिक जोन्स में बांट दिया गया, मतलब मौसम के आधार पर 5 भागों में बांटा गया इसे। तो 5 क्लाइमेटिक जोन्स आर, तो 5 क्लाइमेटिक जोन्स कुछ इस प्रकार हैं। तो पहला है कंपोजिट। जो कंपोजिट वेदर है वो कहाँ पे है, उस रीजन को नाम दे दिया गया दिल्ली। तो पहला रीजन हो गया जो क्लाइमेट जोन था वो हमारा हो गया दिल्ली। दूसरा हॉट ड्राई रीजन जो है क्लाइमेटिक रीजन या क्लाइमेटिक जोन बोले तो वो था अहमदाबाद। तो उसको हॉट ड्राई क्लाइमेट जोन में रख दिया गया। वार्म ह्यूमिड, तो वार्म ह्यूमिड जोन में किसको रखा गया, कोलकाता को रखा गया। और मॉडरेट टेम्परेचर वाले जोन में किसको रखा गया, उसमें रखा गया मॉडरेट या टेम्परेट है, सॉरी टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेट। मॉडरेट मतलब जो बीच में आता हो, ना ज्यादा ना कम। तो मॉडरेट या टेम्परेट जोन में किसको रखा गया, बेंगलोर को रखा गया। तो बेंगलोर में क्या है कि वहां पे ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा ठंड होती है, वहां का मौसम एक मॉडरेट स्तर का रहता है, इसलिए इसे मॉडरेट जोन में रखा गया। क्योंकि बेंगलोर में तुम जाओगे कभी घूमने तो तुम देखोगे वहां पे मौसम इस तरीके का रहता है कि तुम्हें लगेगा कि अभी बारिश आई अभी बारिश आई, मतलब बारिश का वहां पे बना ही रहता है कि दिन में एक आध बार बारिश आनी है, नहीं भी आई तो जैसे कि 2-4 दिन में आएगी, हफ्ते में 1-2 बार आएगी जरूर बारिश। क्योंकि वहां का वेदर ही कुछ ऐसा है कि आपको बारिश वहां पे देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां का टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट है। ठीक है। इसी तरीके से कोल्ड रीजन में शिलोंग को रखा गया। शिलोंग में आप लोगों ने नाम सुना ही होगा इसका, शिलोंग में बहुत ठंड रहती है, तो इसको इसको कोल्ड रीजन में रखा गया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो अपने जो कोड्स डिजाइन किए उसमें 5 रीजन में बांट दिया अपने कंट्री को। तो ये तरीका था उसको कोड्स को इम्प्लीमेंट करने का एज पर द वेदर कंडीशंस। ठीक है। तो
द द प्रोविजन ऑफ दिस ईसीबीसी कोड डू नॉट अप्लाई टू, तो ये प्रोविजन है वो किन किन चीजों पर अप्लाई नहीं होता है? द बिल्डिंग्स दैट डू नॉट यूज आइदर इलेक्ट्रिसिटी और फॉसिल फ्यूल्स, तो ये जो कोड है वो उन जगह पर अप्लाई नहीं होता, उन जगह पर कोई काम का नहीं है ये कोड। जो कोड सरकार ने बनाए थे या बीडब्ल्यू ने बनाए थे, वो इन जगह पे काम के नहीं है जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं कर रहे हैं और ना ही फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं। मतलब ऐसी बिल्डिंग्स जिनमें हम लोग सोलर पैनल का सेटअप कर दें और हम कोई भी बाहर से इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं लें, ना हम कोई ईंधन बर्बाद करें, ईंधन जैसे पेट्रोल डीजल अपने जैसे हमें घर में लाइट जलानी है तो हम ना तो बाहर से कनेक्शन लें और ना ही हम लोग जैसे जनरेटर लगाएं, जनरेटर में क्या होगा, पेट्रोल और डीजल जो होंगे उनका यूज होगा कि उनको रन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, उसका भी इस्तेमाल ना करें। तो हम सोलर पैनल अगर सेटअप कर दें या फिर हम लोग ऐसा सिस्टम बनाएं जहां पर कि हम लोग रिन्यूएबल सोर्स का यूज करें, जैसे विंड 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 टर्बाइंस लगा दें, विंड मिल्स लगा दें, तो ऐसे ऐसी बिल्डिंग्स में ये वाला कोड ईसीबीसी कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक जो कोड ना एप्लीकेबल होने वाली कंडीशन है वो एक ये है। द इक्विपमेंट्स एंड द पोर्शन ऑफ बिल्डिंग सिस्टम दैट यूज एनर्जी प्राइमरली फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, जो ऐसी बिल्डिंग्स में ये कोड एप्लीकेबल नहीं होगा जो बिल्डिंग्स क्या कर रही हैं, एनर्जी प्राइमरली मैन्युफैक्चर कर रही हैं किसी भी प्रोसेस के द्वारा। तो ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसे भवन या फिर ऐसे ऐसी संस्थाएं जो इक्विपमेंट्स एंड पोर्शन को यूज कर रही है बिल्डिंग के किसी एक इक्विपमेंट या पोर्शन को, जो कि खुद मैन्युफैक्चर कर रही है किसी भी प्रोसेस में प्राइमरली एनर्जी को, मतलब प्राथमिक ऊर्जा को, प्राथमिक ऊर्जा है उसका उसका जो प्रोडक्शन है ये लोग खुद ही कर रहे हैं। ऐसी 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 बिल्डिंग्स या ऐसे कॉमर्शियल सेक्टर्स, उनमें ये कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड है बिल्डिंग मल्टी फैमिली बिल्डिंग्स ऑफ 3 और फ्यूअर स्टोरी above ग्रेड एंड सिंगल फैमिली बिल्डिंग्स, तो ऐसी बिल्डिंग्स पर एप्लीकेबल नहीं है कि जहां पर मल्टी फैमिली बिल्डिंग्स हैं। मल्टी फैमिली बिल्डिंग मतलब एक ही बिल्डिंग में मल्टी फैमिली का सेटअप है, और फ्यूअर स्टोरी above ग्रेड, जो above ग्रेड के अंतर्गत है वो, एंड सिंगल फैमिली बिल्डिंग्स जो अकेली फैमिली हैं उनके अंतर्गत, जो ग्रेड के ऊपर 3 या उससे कम मंजिल के बहु पारिवारिक भवन और एकल परिवार के भवन, तो ये उन जगह पर एप्लीकेबल नहीं है जहां पर सिर्फ खाली एक अकेली बिल्डिंग बनी हो उस जगह में, और या फिर एक तीन तीन या तीन से कब कम माले की मंजिल बनी हो एक जगह पे। मतलब 2-3 मंजिल तक या 3 से कम मंजिल, 3 मंजिल वाले घर होंगे और अकेले होंगे उस जगह पे, सिंगल होम होगा या सिंगल बिल्डिंग होगी, तो उस जगह पर ये कोड एप्लीकेबल नहीं है। तो ये कोड एप्लीकेबल कहाँ पर है? जहां पर एक पूरा रेजिडेंस है, कोई एक आवासीय क्षेत्र है, जैसे कोई कॉलोनी हो गई, कोई सोसाइटी हो गई, तो उनमें ये कोड एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि सोसाइटी में क्या होगा कि सबका पूरा एक साथ लार्ज अमाउंट में एनर्जी का कंजप्शन होगा, उसी के बेसिस पर हम सेविंग्स को निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर एक छोटे से घर में अगर हम लोग सेविंग करेंगे तो पता नहीं चलेगा, अगर कोई एक पूरी जो सोसाइटी है उसमें अगर थोड़ी थोड़ी भी सेविंग कराएंगे तो हमें कुछ पता चलेगा कि हाँ सेविंग हुई है और एनर्जी का हम लोगों ने अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन किया है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईसीबीसी गाइडेंस फॉर बिल्डिंग एनवलप्स। ईसीबीसी की जगह यहाँ पे ईसीबीएस हो गया है, ईसीबीसी हो गया है, ठीक है। तो ईसीबीसी गाइडेंस है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स की जो गाइडेंस है, किसके लिए? फॉर द एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड बिल्डिंग एनवलप, जो बिल्डिंग के जो लिफाफे तैयार करने हैं, ढांचे हम लोगों को तैयार करने हैं, तो उन लिफाफों को तैयार करने के लिए, तो बिल्डिंग का जो एनवलप हम लोगों को तैयार करना है, तो उसको तैयार करने के लिए कुछ गाइडेंस दी गई हैं एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स के अंतर्गत। तो वो कुछ इस प्रकार हैं। द बिल्डिंग एनवलप रेफर्स टू द, जस्ट अ सेकेंड, यस अब सही, द बिल्डिंग एनवलप्स रेफर्स टू द exterior facade and
is comprised of walls, windows, roof, sky lights, doors and other openings. तो जो बिल्डिंग के जो एनवलप हैं, जो बिल्डिंग के जो लिफाफे हैं, वो किस किस चीजों से मिलकर बने हैं, तो उनके अंदर किस चीज का एक्सटीरियर फेड्स जो हैं, बाहरी जो हिस्से हैं, उनको किस क्या क्या चीजें हैं उसमें, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें रखी गई हैं, उसमें रखा गया वॉल्स को, दीवालों को, खिड़कियों को, रूफ्स को, छत है जो, स्काई लाइट्स है जो आसमान से आने वाली रोशनी है जिसे हम रोशनदान के द्वारा लेते हैं, और डोर्स हो गए, दरवाजे, और अदर ओपनिंग्स, और दूसरे तरीके की जो हम जगह खुली छोड़ देते हैं, उन चीजों को रखा गया है इसके अंतर्गत। द एनवलप प्रोटेक्ट्स द बिल्डिंग इंटीरियर एंड ऑक्यूपेंट्स फ्रॉम वेदर कंडीशंस एंड अदर एक्सटर्नल एलिमेंट्स। तो क्या करता है ये एनवलप, ये एनवलप जो लिफाफा है, जो ढांचा है, वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है हमारे बिल्डिंग को जो अंदर से, इंटीरियर मींस अंदर साइड से और एक्सटीरियर मींस बाहर साइड से। तो इंटीरियर से प्रोटेक्ट करता है ऑक्यूपेंट्स फ्रॉम द वेदर कंडीशन, जो मौसम की स्थितियां हैं, जो वेदर की कंडीशंस हैं, उनसे हमारे बिल्डिंग्स को बचाता है, और एक्सटर्नल एलिमेंट जैसे कि किसी भी प्रकार का कोई भी नेचुरल कैलेमिटी होती है, उससे भी हमारे बिल्डिंग्स को बचाते हैं। द डिजाइन फीचर्स ऑफ द एनवलप स्ट्रांगली अफेक्ट्स द विजुअल एंड थर्मल कंफर्ट ऑफ द ऑक्यूपेंट। जो ऑक्यूपेंट मतलब जो किसी चीज को ऑक्यूपाई कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उनको किस चीज से अफेक्ट करता है ये फीचर्स ईसीबीसी का, वो उसको थर्मल या विजुअल, जो चीज दिखती है वो विजुअल होती है, और थर्मल मतलब जो गर्मी, हीट एनर्जी होती है, उसके कंफर्ट से ऑक्यूपेंट को स्ट्रांगली अफेक्ट करते हैं ये एनवलप्स। मतलब एनवलप्स में क्या है, विंडोज हो गई, आपकी खिड़कियां हैं, वॉल्स हैं, दीवारें हैं, रूफ है, डोर्स हैं, ये सब चीजें, और अदर ओपनिंग्स हैं, ये सब चीजें क्या करती हैं, किसी भी बिल्डिंग की डिजाइन को अफेक्ट करती हैं। अगर उसमें ये एनवलप्स नहीं होंगे, ये लिफाफे नहीं होंगे, तो उनसे क्या होगा, बिल्डिंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा और एनर्जी एफिशिएंट नहीं होगा। तो ये बिल्डिंग एनवलप्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग बिल्डिंग का डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब बिल्डिंग एनवलप में क्या है, द इंटीरियर एंड सेमी एक्सटीरियर एंड सेमी एक्सटीरियर पोर्शन इन द कॉन्टेस्ट ऑफ डेफिनेशन एज बिल्डिंग एनवलप इंक्लूड्स। तो जो एक्सटीरियर जो बाहरी हिस्सा है और अर्ध बाहरी हिस्सा है, आधा बाहर का हिस्सा है, उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है बिल्डिंग एनवलप के अंदर। तो द एलिमेंट दैट सेपरेट्स द कंडीशन स्पेस फ्रॉम द वेदर कंडीशंस। जो एलिमेंट्स, जो तत्व हैं जो हमारी बिल्डिंग्स को किससे बचाते हैं, सेपरेट करते हैं वेदर कंडीशन से। तत्व जो वातानुकूलित स्थानों को मौसम की स्थिति से अलग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, एक्सटीरियर एलिमेंट्स। और द एलिमेंट्स ऑफ द बिल्डिंग दैट सेपरेट्स द कंडीशनड स्पेस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द अनकंडीशनड स्पेस। जो वातानुकूलित स्थान है और अन वातानुकूलित स्थान है, उसको आपस में अलग अलग करें, वो हमारे बिल्डिंग के अंदर क्या कहलाएंगे, बिल्डिंग एनवलप्स कहलाएंगे। तो किसी भी, जैसे कोई बिल्डिंग है, तो ये एक दीवार होती है किसी भी कमरे की, वो एक, जैसे जिस कमरे में एसी लग रही है उस कमरे को, और जिसमें नहीं लग रही है कमरे में एसी, उसको अलग अलग करती है, सेपरेट करती है। तो ये हमारा एक बिल्डिंग एनवलप कहलाता है। ठीक है, अब बिल्डिंग एनवलप सीलिंग क्या होती है, किसी चीज को सील कर देना, तो ये हमारी बिल्डिंग एनवलप सीलिंग कहलाती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं कि the following areas of enclosed building envelope shall be sealed। तो जिन एरियाओं को हम लोगों को बिल्डिंग्स के अंदर एनवलप में रखना है, उनको हम लोग सील करते हैं, लाइक चॉक करते हैं उनको, या फिर गैस्केट करते हैं, और वेदर स्ट्रिप्ड टू मिनिमाइज द एयर लीकेज। तो जिन जगहों को हम लोगों को एनर्जी एफिशिएंट बनाना है, उन स्थानों पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम डिजाइन करते हैं जिससे कि हमारा जो एक एरिया है वो दूसरे एरिया से सेपरेट आउट हो सके, और हमारा जो बिल्डिंग है
उसमें जो एनर्जी की एफिशिएंसी है वो अच्छी तरीके से रह सके। जैसे कि हमें किसी कमरे को अगर हीट अप गर्म करके रखना है, जिसमें गर्मी रखनी है, तो उस कमरे में हम इस तरीके के दीवार बनाएंगे और उस तरीके का विंडोज और अपने डोर्स लगाएंगे, जिससे कि उस कमरे की जो हीट है वो बाहर ना निकले। तो ये एक तरीका होगा बिल्डिंग एनवलप की सीलिंग करने का। तो हम इस तरीके से अपने कमरे को सील पैक्ड करेंगे कि जिससे कि जो उसकी एयर है, जो हॉट एयर है या हॉट टेम्परेचर है जो राइज हुआ है रूम के अंदर, वो बाहर ना निकले। तो इस तरीके से हम लोग सिस्टम डिजाइन करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारे फ्रीजेस होते हैं, जो फ्रीज है हमारे, जो जिसमें हम अपना पानी ठंडा करते हैं, उसमें भी क्या देखा होगा आप लोगों ने कि जो उसका जो बाहर का जो गेट है उसके चारों तरफ एक रबड़ की एक लेयरिंग लगाई जाती है चारों तरफ से। वो एक तरीके की सीलिंग होती है जिससे कि हम लोग जो अंदर का और बाहर का जो टेम्परेचर है उसको, जो लीकेज हो रहा है उसमें, लीकेज को रोकने के लिए उसमें चारों तरफ से एक रबड़ की स्ट्रिप लगी होती है। ये तो इससे तो सभी लोग भली भांति परिचित होंगे इस बात से। तो वो जो करी गई है, जो रबड़ की जो पट्टी लगाई गई है फ्रिज के गेट के ऊपर अंदर से, तो वो क्या करती है, किसी भी जो हमारे फ्रिज है उसको बाहरी वातावरण से रोकती है, और उसमें जो गैसेस हैं उसके अंदर गैस, जो फ्रिज के अंदर गैस है जो पानी को ठंडा करती हैं, वो बाहर नहीं निकलती। तो इससे क्या होता है कि हमारा सिस्टम एक तरीके से पूरी तरह से एनर्जी एफिशिएंट बना रहता है। इसी तरीके से हम लोग जो बिल्डिंग्स हैं उनमें भी सीलिंग करते हैं। ओके, द जॉइंट्स आर अराउंड फेनिस्ट्रेशन एंड डोर फ्रेम्स। तो जो जॉइंट्स हैं उनको फेनिस्ट्रेशन किया गया है उनमें, और डोर्स को फ्रेम किया गया है। डोर्स को इस तरीके से फ्रेमिंग करी गई है, इस तरीके से उनमें फ्रेम लगाया गया है, जिससे कि हमारी जो एनर्जी का जो लीकेज है या किसी तरीके से जो वेदर का एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वेदर का जो वेदर का टेम्परेचर है वो ट्रांसफर ना हो सके। ओके, ओपनिंग बिटवीन वॉल्स एंड फाउंडेशंस एंड बिटवीन वॉल्स एंड रूफ्स। तो जो दीवारें हैं और फाउंडेशन है उनके बीच में ओपनिंग्स, और जो दीवारें और छत हैं, और छत और प्लेन वॉल्स पैनल्स हैं, उनको सभी चीजों को, उनकी ओपनिंग्स को ध्यान में रखा जाता है, उनकी सीलिंग करने का ध्यान रखा जाता है, उनको बड़ी तरीके से सील किया जाता है, जिससे कि कमरे से जो हमारे, जैसे हम एसी लगाते हैं, अगर उसमें प्रॉपरली सील पैक रूम नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, जो हमारा एसी का जो ठंडक है वो बाहर निकल जाएगा, उससे हमारा जो सिस्टम है वो एफिशिएंट नहीं रहेगा। जहां हम लोगों को 1 घंटे एसी चलाना है, वहां हमको 1.5-2 घंटे एसी चला के कमरे को ठंडा करना होगा, अगर उसमें से ठंडी हवा बाहर निकल जाएगी तो इस तरीके से हम लोग डिजाइन करते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। द ओपनिंग्स एंड पेनिट्रेशंस ऑफ यूटिलिटी सर्विसेज थ्रू रूफ्स वॉल्स एंड फ्लोर्स। तो उनकी ओपनिंग का पेनिट्रेशन मतलब किसी एक तरीके का फोर्स होता है पेनिट्रेशन। तो किसी भी जो यूटिलिटी सर्विस हम लोग ले रहे हैं उनकी जो ओपनिंग है वो सही तरीके से हम लोग उसको सील पैक्ड कर देना चाहिए। जैसे कि हमने किसी कमरे में अगर हमको कूलर लगाना है तो कूलर के चारों तरफ से जो विंडो है उसको पैक्ड रखना चाहिए, जिससे कि जो कूलर की ठंडक है वो बाहर ना निकले। तो ये तरीका होता है। या फिर हम किसी छत पे फैन लगा रहे हैं तो जो फैन के ऊपर की जो रूफ है, छत है, उसको सही तरीके से हम लोगों को वेल पेंटेड और सही तरीके से उसको प्लास्टर्ड रखना पड़ चाहिए, जिससे कि हमारी जो हीट है वो ट्रांसफर ना हो सके एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे। और जो फ्लोर हैं, जो हमारे जो फ्लोर्स हैं, जो जमीन है, उसको इस तरीके से हम लोगों को प्लास्टर्ड या फिर टाइल्स के सेटअप करके रखना चाहिए, जिससे कि हीट एनर्जी जमीन से ऊपर ना आ सके। तो जमीन के नीचे गर्मी रहती है, अगर हम लोग प्लास्टर नहीं करके रखेंगे, ऐसे मिट्टी रखेंगे, तो क्या होगा, हीट एनर्जी आएगी और उससे हमारा सिस्टम जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा किसी भी एनवायरनमेंट को झेलने के लिए। जैसे हम एसी लगाएं या कूलर लगाएं या कोई भी अदर इक्विपमेंट लगाएं, हीटर लगाएं। सर्दियों में अगर हीटर लगाए जैसे रूम में, और कहीं से खुला हुआ है, तो उस समय हीट बाहर निकलती रहेगी उसमें से, तब भी हमारा सिस्टम अनएफिशिएंट हो जाएगा जो हमारा एरिया है, बिल्डिंग है। ठीक है, तो इस तरीके का डिजाइनिंग हम लोग करते हैं। द साइड बिल्ड फेनेस्ट्रेशंस एंड डोर। तो फेनेस्ट्रेशंस किया जाए किसी का, जो साइड बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग, जो कोई भी एक बिल्डिंग साइट है उसका, और उसमें जो डोर्स लगे हुए हैं उनका फेंसिंग की जाए। फेंसिंग मतलब चारों तरफ से उनमें बाउंड्रीज, जैसे कोई भी गेट है उसको प्रॉपरली जो उसकी दरारें हैं उनको भरा जाए ढंग से, और मतलब ढंग से उनमें जो भी हमें वो करनी है फैब्रिकेटिंग, वो ढंग से की जाए, जिससे कि हमारा जो सिस्टम है एफिशिएंट रहे
और हम लोग एनर्जी का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकें। तो इन चीजों में मतलब एक तरीके से सीलिंग का मतलब यहाँ पे ये किसी को चीज को पैक करना, सील पैक करना, तो वो है एक तरीके से बिल्डिंग एनवलप की सीलिंग। तो बिल्डिंग असेंबलीज यूज्ड एज अ डक्ट और पेनुलम। तो हम लोग क्या करते हैं, डक्ट्स, किसी भी बिल्डिंग को डक्ट, मतलब डक्ट एक तरीके का होता है एयर प्रूफ, किसी भी असेंबली को एयर प्रूफ बनाना, उसे हम कहते हैं डक्टिंग प्रोवाइड करना उसमें। तो अगर हम लोग जो भी बिल्डिंग असेंबली बना रहे हैं उनको डक्ट प्रूफ रखना चाहिए, जिससे कि हमारा जो एनर्जी है वो लॉस ना हो सके। ऑल अदर ओपनिंग्स इन द बिल्डिंग्स एनवलप्स। तो और भी बिल्डिंग्स के अंदर जो ओपनिंग है उनको भी हम लोगों को सील पैक रखना चाहिए, जिससे कि हमारा एनर्जी का एफिशिएंट वे में यूज हो सके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बिल्डिंग एनवलप्स के अंतर्गत, जो कि हम लोग किस में डिस्कस कर रहे थे, उसकी बिल्डिंग एनवलप सीलिंग के अंतर्गत। यस, तो आगे का टॉपिक है हम लोगों का एनवलप डिजाइन बेसिक्स। जो हम लोग लिफाफा तैयार कर रहे हैं, बिल्डिंग का लिफाफा या बिल्डिंग का ढांचा बोलें, तो उसका डिजाइनिंग का बेसिक्स क्या रहना चाहिए। तो उसके डिजाइनिंग के बेसिक्स इस तरीके से रहना चाहिए। फ्रॉम एन एनर्जी एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू, तो एनर्जी एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए द एनवलप डिजाइन मस्ट टेक इनटू कंसीडरेशन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल हीट लोड्स। तो जो हम लोग बिल्डिंग किसी भी एनवलप को डिजाइन कर रहे हैं, किसी भी बिल्डिंग के ढांचे को डिजाइन कर रहे हैं, तो उसका ये ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को कि वो इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि जो इंटरनल हीट है और एक्सटर्नल हीट है, लोड का हीट लोड है, वो प्रॉपरली मेंटेन्ड रह सके, एज वेल एज डे लाइटिंग बेनिफिट्स। और जो दिन की रोशनी होती है, दिन में जो सूर्य से मिलती है, उसका भी बेनिफिट लिया जा सके, उसका भी लाभ उठाया जा सके। इस तरीके से हम लोग अपने उसको बिल्डिंग के एनवलप को डिजाइन करें। ठीक है। द एक्सटर्नल लोड इंक्लूडिंग मेनली सोलर हीट गेन्स। तो जो एक्सटर्नल लोड है, जो बाहर से जो लोड आता है गर्मी का, वो सोलर की वजह से आता है थ्रू विंडोज हीट लॉसेस अक्रॉस द एनवलप सरफेस। तो जो जो हमारा बिल्डिंग है उसकी सरफेस, एनवलप मतलब बिल्डिंग का सरफेस जो है, जो हमारा बिल्डिंग का ढांचा है, उसका जो सरफेस है, जो ग्राउंड है, उसकी उसके द्वारा हीट एनर्जी आना एंड अनवांटेड एयर फ्लिक्रेशन फ्लिक्ट्रेशन। तो जो हवा का जो इधर उधर से गर्म हवा का चलना है, उससे बिल्डिंग के अंदर क्या होता है, लॉसेस आते हैं हीट के। द इंटरनल लोड इंक्लूड्स हीट रिलीज फ्रॉम द बाय द इलेक्ट्रिकल लाइटिंग सिस्टम। जो घर के अंदर जो ऊर्जा, जो गर्मी उत्पन्न करने वाले लोड्स हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। वो हमारा जैसे लाइटिंग सिस्टम है, हमारे घर में जैसे लाइट लगी हुई है, उनसे गर्मी निकल रही है, वो हमारे जो बिल्डिंग एनवलप है उसको हॉट टेम्परेचर या उसका वेदर कंडीशन हॉट कर रही है। और इक्विपमेंट जैसे विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट, जैसे कंप्यूटर हो गया, आप लोगों का फ्रिज हो गया, और फैंस हो गए। फैंस में भी हीट निकलती है, अगर वो चलता है तो हीट निकलती है उसमें से। तो ये सब चीजें हैं, वो चीजें जो इंटरनल लोड्स हैं, ये इस तरीके से हैं, इंटरनल लोड्स के अंतर्गत आती हैं ये सारी चीजें। ये बिल्डिंग के जो वर्किंग स्पेस है उसमें जो लगे हुए लोग हैं, वो हीट रिलीज कर रहे हैं, तो उनकी जो गर्मी है, ये सभी चीजें मेन रोल प्ले करती हैं किसी भी बिल्डिंग की डिजाइनिंग में। ओके, वन ऑफ द गोल ऑफ एनवलप डिजाइनिंग शुड बी टू इंट्रोड्यूस डे लाइटिंग। तो एक गोल है, जो एक हमारा जो गोल हम लोगों ने डिसाइड किया है डिजाइनिंग बिल्डिंग करने का, तो वो क्या है इसमें, कि जो डे लाइटिंग है, दिन की रोशनी है, उसको इंटीरियर स्पेस के बिल्डिंग के अंदर थ्रू विंडोज एंड स्काईलाइट के थ्रू उसको लाना, जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिक लाइटिंग की जो नीड है उसको कम कर सकें। तो एक तरीका, पहला जो हमारा एक गोल रहेगा, वो ये रहेगा कि जो हमारे जो दिन में लाइटिंग आती है, ये पॉइंट ऊपर भी आ चुका है, ये पॉइंट नीचे भी, इसमें इन लोगों ने डिजाइनिंग में भी इसी पॉइंट को दिया है कि जो हमें सूर्य की ऊर्जा मिलेगी, डे लाइटिंग मिलेगी, दिन की रोशनी मिलेगी, उसका अच्छी तरीके से यूज करें अगर हम लोग, तो हमें क्या होगा, दिन में हमें जो इलेक्ट्रिक लाइटिंग है वो नहीं यूज करनी पड़ेगी। जो हम अपने खुद की रोशनी बल्ब जलाकर या ट्यूबलाइट जलाकर ले रहे हैं, वो हमें नहीं लेनी पड़ेगी अगर हम लोग डे लाइटिंग का यूज करें तो। ठीक है। तो thus giving proper orientation to the building and due consideration of the size and the placement of the windows at the design stage can provide the advantage of the day lighting।
तो अगर हम लोग प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब सही तरीके से उसका ओरिएंटेशन, विंडोज का ओरिएंटेशन मीन्स ये होता है किसी को रखने का कोई एक कोई जगह निर्धारित करना। तो जैसे हम जो अपनी खिड़की लगाएं, जो खिड़की बिल्डिंग के अंदर लगी हो वो इस तरीके से लगी हो जिससे कि प्रॉपर जो डे लाइट है वो हमें मिलती रहे। और इससे क्या हो, इसको ध्यान में रखने के लिए हम लोग जो बिल्डिंग का साइज है और उसका बिल्डिंग का जो एरिया है जो प्लेसमेंट का किसी भी विंडो को रखने का, उसको उसका साइज को निर्धारित करें। ये सब चीजें जो हमारे एनर्जी ऑडिटर्स होते हैं ये सब इसकी डिजाइनिंग करते हैं, और आर्किटेक्चर होते हैं वो लोग इस तरीके से डिजाइनिंग करते हैं बिल्डिंग के अंदर कि जिससे कि हमारा एनर्जी एफिशिएंट रहे। कराने को तो हम ऐसे लोकल मिस्त्रियों से भी करवा लें किसी भी काम को, लेकिन जो इसकी स्टडी करते हैं, इसकी पढ़ाई करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इनका अच्छी तरीके से बिल्डिंग जो फ्लैट आप लोगों ने देखे हैं, फ्लैट होते हैं या फिर कॉमर्शियल बिल्डिंग, कॉमर्शियल पार्क होते हैं या कॉमर्शियल फर्म्स होते हैं, उनमें वो उस तरीके से डिजाइन करते हैं उस बिल्डिंग को कि जिससे कि वो लोग एनर्जी का एफिशिएंट वे में यूज कर सकें। तो इस पर थोड़ा ज्यादा जोर दिया जा रहा है आज के समय में कि हम अपना जो घर इस तरीके से बनाएं कि उसमें ऊर्जा का जो है इस्तेमाल, जो दिन की ऊर्जा हमें मिल रही है, डे लाइटिंग मिल रही है, उसका अच्छी तरीके से यूज कर सके। कुछ लोग क्या करते हैं अपने घरों में घर की जो छतें हैं उनमें कुछ ऐसा सेटअप लगवा देते हैं ग्लास का कि दिन में जो जो धूप की जो रोशनी आती है उससे जो पूरा रूम है वो अच्छी तरीके से उसमें रोशनी होती रहती है। वो उसका जो चारों तरफ है रूम के अंदर वो कांच का कुछ एक सेटअप सा करा देते हैं। मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स के यहाँ पे देखा है वो सेटअप। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, चारों तरफ से रूम में एक कांच का लगा देते हैं जिससे कि वो जो रात जो दिन में है रोशनी है वो बिना बल्ब जलाए इतना अच्छा रोशनी देता है दिन में भी, और ना कमरे को ज्यादा गर्म होने देता है। तो इस तरीके का सेटअप करते हैं जिससे कि एनर्जी का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन होता है। द सेकेंडरी द सेकेंडली टू मेंटेन थर्मल कंफर्ट्स जस्ट। अब सेकंड पॉइंट है सेकेंडली टू मेंटेन थर्मल कंफर्ट। जो गर्मी की वजह से कंफर्ट हो रहा है उसको जो कंफर्ट गर्मी से जो थर्मल हीट जनरेट हो रही है उसको रिड्यूस करने के लिए, एंड मिनिमाइज द इंटरनल कूलिंग एंड हीटिंग लोड्स। तो हम लोग को क्या करना है, जो बाहर से जो थर्मल हीट एनर्जी आ रही है और जो घर के अंदर है इंटरनल हीट एनर्जी और कूलिंग हो रही है उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बिल्डिंग डिजाइन करें कि हम लोग इसको मिनिमाइज कर सकें। ये है मेन। द बिल्डिंग्स इन envelope needs to regulate and optimize heat transfer through roofs। छतों के द्वारा हीट ट्रांसफर को ऑप्टिमाइज करना है हम लोगों को, रिड्यूस करना है। वॉल्स के द्वारा, विंडोज के द्वारा, और जो डोर्स लगे हुए हैं उनके द्वारा, और अदर ओपनिंग्स और भी जो खुली जगह हैं उनसे हम लोगों को हीट को मिनिमाइज करना है, ऑप्टिमाइज करना है हीट ट्रांसफर का, जिससे कि हमारा जो सिस्टम है, बिल्डिंग है, डिजाइनिंग है, वो एफिशिएंट हो सके। effective installation of roof and walls insulation सॉरी इफेक्टिव इंसुलेशन ऑफ रूफ एंड वॉल्स। तो जो इंसुलेशन उसमें जो लेयरिंग करी जाती है, जैसे हम प्लास्टर कराते हैं, कुछ लोग पीओपी भी करवाते हैं उसमें, और अलग तरीके की कोटिंग करवाते हैं अपनी वॉल्स पे। तो उससे क्या है, जो हीट का ट्रांसफर है वो रुकता है एक जगह से दूसरी जगह में, मतलब एक एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होने से रुकता है, और उससे हमारे जो एनर्जी का एफिशिएंट वे में यूज हो पाता है। सिलेक्शन ऑफ ग्लेजिंग एंड फ्रेमिंग ऑफ विंडोज। तो विंडोज की ग्लेजिंग करना और फ्रेमिंग करना ढंग से, तो उससे क्या होगा, सूटेबल शेडिंग स्ट्रेटजी आर इम्पोर्टेंट इन डिजाइनिंग एनर्जी एफिशिएंट विंडोज। तो जो एनर्जी एफिशिएंट विंडो को डिजाइन करने के लिए हम लोग इसी तरीके की स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा एनर्जी जो बिल्डिंग्स में है एफिशिएंट वे में यूज हो सके। ओके, तो ये कुछ तरीके हो गए हम लोगों के बिल्डिंग्स के अंदर जो अप्लाई करने के डिजाइनिंग की। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।